गुड मॉर्निंग स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, किसे कहा जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, और वो कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को गवर्न करते हैं, यानी कि किन किन कारण से या किन किन रीजन से या किन किन फैक्टर से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, अफेक्टेड होती है। किन किन रीजन से क्या होती है, अफेक्टेड होती है, यानी कौन कौन से फैक्टर्स को गवर्न करते हैं। तो जनरली हमने वहाँ पे 2-3 फैक्टर के बारे में पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, साइज ऑफ एटम, दूसरा हमने न्यूक्लियस चार्ज पढ़ा था, और तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने के साथ साथ जो एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने के साथ साथ जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है तो जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जो आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो उसकी डिस्टेंस भी न्यूक्लियस से ज़्यादा होती जाएगी। ज़्यादा होगी तो वो न्यूक्लियस के इफेक्टिव चार्ज को क्या करेगा, कम एक्सपीरियंस करेगा, और जब कम एक्सपीरियंस करेगा तो उसको रिमूव करवाना उस सेल से इजी हो जाएगा। यानी कि अगर साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। दूसरी चीज़ हमने देखी थी न्यूक्लियस चार्ज, कि जैसे जैसे न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होता है वैसे वैसे वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ टाइटली होल्ड करता है, उनको अपनी तरफ और इजीली खींचता है। यानी कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी नहीं रहता। वहाँ से अगर हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो तो हमें क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी पर्टिकुलर पीरियड में चलेंगे तो पर्टिकुलर पीरियड में क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल में बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रोटॉन किस में बढ़ेंगे, न्यूक्लियस में बढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को उसकी सेल से रिमूव करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तीसरी चीज़ देखी थी हमने, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या है, किसे कहेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि जो सेल्स होती है वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए किसका काम करते हैं, शील्ड का काम करती हैं, यानी एक तरह से स्क्रीनिंग का काम करती हैं, जो कि न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज को क्या करती हैं, रोकती हैं, ऑब्स्टेकल बनती है उसके लिए, उसको रोकती हैं। तो जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के इफेक्टिव चार्ज को कम एक्सपीरियंस करता है। तो जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना ही क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज कम होगा, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये हमने 3 चीज़ें पढ़ ली थी। अब हम चौथी चीज़ पढ़ेंगे इसी में, पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको आप ढंग से देखिए जरा, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, यह पेनिट्रेशन इफेक्ट है क्या। जनरली हम लोगों ने अभी जब प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था, कौन सा प्रीवियस चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर में हमने सेल, सब सेल के बारे में पढ़ा था और ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा था, कि सेल क्या होती है, सब सेल क्या, ऑर्बिटल क्या। वहाँ पे हमने देखा था कि ऑर्बिटल 4 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, S, P, D एंड F, ये 4 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, ठीक। फिर हमने ये देखा था कि जो K सेल होती है उसमें एक S ऑर्बिटल होता है, P सेल होती है जो आपकी K सेल है, K सेल में एक ऑर्बिटल एक सब सेल होगी। L सेल में S और P यानी दो एक S और एक P ऑर्बिटल होता है। D जो आपकी L सेल है, L में आपका sp_d 3 सब सेल होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल उनके उतने ज़्यादा हो जाएंगे। और जो
N सेल है। N में कितने होते हैं? नंबर ऑफ सब सेल 4 सब सेल होती है और ऑर्बिटल उनके फिर हो जाएंगे sp df सब सेल होगी और s में 2 इलेक्ट्रॉन यानी s का 1 सब सेल हो गया, ऑर्बिटल हो गया। p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, d के 5 ऑर्बिटल होते हैं और f के 7 ऑर्बिटल होते हैं। ये हमें प्रीवियस हमने पढ़ लिया था। अब एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जाननी हमें बहुत ज़रूरी है, तभी हम पेनिट्रेशन इफेक्ट को समझ सकेंगे। न्यूक्लियस की जो सबसे नज़दीक होती है वो क्या होती है? s ऑर्बिटल होती है। ठीक है, यानी कि s ऑर्बिटल k सेल से शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस की जो सबसे नियरेस्ट होती है वो s ऑर्बिटल होती है और s ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल क्या होता है? सबसे कम होता है। समझ रहे हो बात को? s ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल क्या होता है? सबसे कम होता है। लेकिन ये क्या होती है? p ऑर्बिटल के सबसे नियरेस्ट, ये न्यूक्लियस की क्या होती है? सबसे नियरेस्ट होती है और सबसे नियरेस्ट होने के कारण जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज होता है वो सबसे ज़्यादा किस पे लगता है? s ऑर्बिटल पे लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज को सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। अब अगर हम किसी पर्टिकुलर सेल में चलते हैं, जैसे हम किसी पर्टिकुलर सेल में चले, हम चल रहे हैं कौन से सेल में? हम KLMN सेल में चल रहे हैं। ठीक है, N सेल में आपका क्या क्या आ जाएगा? आपका s ऑर्बिटल भी आएगा, p भी आएगा, d भी आएगा और f भी आएगा। अब ध्यान दो, हम कौन से सेल में चल रहे हैं? N सेल में चल रहे। n मीन्स दैट इज 4। आपका पीरियड कौन सा हो गया? हम सपोज 4th पीरियड में चल रहे। 4th पीरियड में आपकी s ऑर्बिटल भी आ गई, p ऑर्बिटल भी आ गई, d ऑर्बिटल भी आ गई और f ऑर्बिटल भी आ गई। ठीक है, s p d एंड f। अब क्या होगा? s जो ऑर्बिटल होगी, ये देखो ये न्यूक्लियस है, ये आपकी 4th सेल है। 4th सेल में ये आपकी क्या आ गई? 4th सेल, ये आपकी s सब सेल यानी ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। सबसे पहले क्या आएगी? आपकी s ऑर्बिटल आएगी, उसके बाद आपकी ये p ऑर्बिटल हो गई, उसके बाद ये आपकी d ऑर्बिटल हो गई और उसके बाद ये आपकी f ऑर्बिटल हो गई। ये s ऑर्बिटल, दैट इज p ऑर्बिटल, इट इज़ d ऑर्बिटल एंड इट इज़ f ऑर्बिटल। अब इसको समझिए ज़रा। ठीक है, अब न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट कौन है? s ऑर्बिटल है। फिर कौन सी है? p है। फिर कौन सी है? d है। और सबसे दूर कौन सी? f ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो सबसे ज़्यादा किस पे लग रहा? s पे लग रहा, यानी कि s ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट होगी। ठीक है, न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज s पे सबसे ज़्यादा लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन कौन दिखाएगा? s ऑर्बिटल दिखाएगा, यानी कि s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना सबसे मुश्किल होगा। उसके बाद p, उसके बाद d, उसके बाद f। तो s ऑर्बिटल का जो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है आपका p ऑर्बिटल का, उसके बाद d ऑर्बिटल एंड देन लास्ट f ऑर्बिटल। तो आप किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में चले जाए, किसी भी आप पीरियड में चले जाए, किसी भी पीरियड में अगर आप देखें वहाँ पे चाहे s ऑर्बिटल p d f या sp हो या spd हो या spd हो, कोई भी ऑर्बिटल हो, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर जो लगेगी वो किस पे लगती है? s ऑर्बिटल पे लगती है, यानी कि s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इस पेनिट्रेटिंग पावर के कारण भी क्या होती है? आयनाइजेशन इंथैल्पी में वेरिएशंस आते हैं कि अगर हमें s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हमें इसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बजाय f ऑर्बिटल के। समझे बच्चों? और एक चीज़ और आती है इसके अंदर, वो आता आपका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का क्या फ़र्क पड़ता है। अगला पॉइंट आपका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। अब इसको भी ढंग से समझिए आप, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। अब देखो आप, हम देखते हैं अगर हम किसी पर्टिकुलर पीरियड में चलते हैं तो हम कुछ वेरिएशंस देखते हैं। अभी जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे
या जैसे जैसे आप ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे तो हमें इन चीज़ों का पता चलेगा कि कहाँ पे क्यों और किस लिए वेरिएशन आ रहा। जनरली क्या होता है कि अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल है तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्या चीज़? हाफ या फुल फील्ड ऑर्बिटल हो तो वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे अगर हम देखें, जैसे मैं एक ले लेता हूँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हो गया 1s2 2s2 एंड 2p3, ठीक है। अब मैं इसकी केवल ये देखूँ 1s ऑर्बिटल फिल है, 2s ऑर्बिटल फिल है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब p ऑर्बिटल देखो, p सबसेल में कितनी ऑर्बिटल होती है? 3 ऑर्बिटल होती है। कौन कौन सी? px, py एंड pz। अब देखो px में भी एक इलेक्ट्रॉन, py में भी एक इलेक्ट्रॉन, pz में भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये p ऑर्बिटल क्या हाफ फील्ड है। अब चलो इसी में एक और देखते हैं हम नियॉन को। एटॉमिक नंबर 10 1s2 2s2 एंड 2p6। अब इसका हम p सबसेल देखते हैं, इसकी ऑर्बिटल देखें अगर हम px py और pz, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। पहले एक एक फिल करेंगे फिर उसके बाद पेयरिंग हो जाएगी। अब ये देखो नाइट्रोजन में जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड है और यहाँ पे नियॉन में जो p ऑर्बिटल है फुल फील्ड है। तो माना ये जाता है कि जो हाफ और फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं बजाय अदर के। समझ रहे हो? यानी जो अदर एलिमेंट्स के जो ऑर्बिटल या जो अदर एलिमेंट्स है, अदर एलिमेंट से जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी? ग्रेटर। सेम यही चीज़ किस में आएगी? सेम यही चीज़ आएगी किस में? इस फुल फील्ड ऑर्बिटल में। तो यही रीज़न है कि नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो ऑक्सीजन फैमिली से ज़्यादा होती है। जबकि जनरली ट्रेंड क्या चलता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं ग्रुप में, पीरियड में, अगर आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होती है। यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल में इंक्रीज होते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और न्यूक्लियस उनको इलेक्ट्रॉन को टाइटली अपनी तरफ होल्ड करता है, उनको टाइटली होल्ड करता है। अगर हमें वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगी। अब अगर हम देखें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर हम कंपेयर करें तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। इससे पहले नाइट्रोजन से पहले क्या आता है? कार्बन। कार्बन से पहले क्या आता है? बोरोन। बोरोन से पहले आता है बेरिलियम। बेरिलियम से पहले आता है लिथियम। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब जो ट्रेंड है, ट्रेंड क्या चलता है कि अगर आप पीरियड में लेफ्ट राइट चलते हैं तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज। यानी इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी सबसे कम होगी, फिर बोरोन की, फिर बेरिलियम की, देन बोरोन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब यहाँ पे हम कंपेयर किसको करें? नाइट्रोजन ऑक्सीजन को। तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑक्सीजन से कम होनी चाहिए ना अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन की आयनाइजेशन इंथैल्पी नाइट्रोजन से कम होती है। क्यों कम होती है? इस कारण कम होती है क्योंकि ये क्या है? हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी क्या करती है? डिपेंड करती है। किस तरीके से करती है? इस तरीके से करती है। समझ गए बच्चों? अब हम देखेंगे इसका जो मेन चीज़ है, अब हम ये चीज़ देखेंगे कि जब हम किसी पर्टिकुलर पीरियड या पर्टिकुलर ग्रुप में चलते हैं तो क्या वेरिएशंस आते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी में। वैसे हम इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं कि पीरियड और ग्रुप में क्या वेरिएशन आते हैं, लेकिन फिर भी हम इनको थोड़ा सा देखेंगे कि वेरिएशन अलोंग अ पीरियड और अलोंग अ ग्रुप क्या होते हैं। तो वेरिएशन देखो, वेरिएशन along the period।
ठीक है। पीरियड में हम कैसे चलते हैं? पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। जैसे हम सपोज सेकंड पीरियड में चल रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, ये हम पीरियड में चल रहे हैं अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट। कहाँ से चल रहे हैं? लिथियम से, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। अब जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, यानी कि यहाँ पे ये देखिए आप कि पर्टिकुलर जो सेल है हमारी, वो पर्टिकुलर सेल एक सेल है हमारे पास, यानी कि जो हम देख रहे हैं वो किस में देख रहे हैं? सेकंड पीरियड में। तो यहाँ पे दो सेल है हमारे पास। लिथियम में भी देखो, ये देखो आप, ये लिथियम में, देन बेरिलियम, दो इलेक्ट्रॉन इसमें आउटर हो जाएंगे। बोरॉन में आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं। इसके बाद कार्बन में देखिए आप, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4। नाइट्रोजन में देखिए आप, 1 2 3 4 5। देन इसके बाद आ जाइए आप ऑक्सीजन में, 1 2 3 4 5 6। देन फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट आ गया आप नियॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। ठीक है बच्चों, नियॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इट इज़ कार्बन, इट इज़ बोरॉन, इट इज़ बेरिलियम एंड दैट इज़ लिथियम। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बनाया? ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सेल है आपकी, एक ही सेल है। इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो रहे हैं? एक सेल में फिल हो रहा है। अब ये देखो लिथियम में डिस्टेंस, एक इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, यानी इस इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। बेरिलियम में अब देखो यहाँ 3 प्रोटॉन है, यहाँ 1 प्रोटॉन और बढ़ गया, 4 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में बढ़ गए, तो थोड़ा सा इंट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, यानी न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज बढ़ गया। इसको निकालने में थोड़ा सा लिथियम से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बोरॉन में देखो प्रोटॉन भी बढ़ गए, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और एनर्जी देनी पड़ेगी। कार्बन में और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, नाइट्रोजन में और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हाफ सेल भी है, हाफ ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऑक्सीजन में देखो और ज़्यादा एनर्जी। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जब हम ग्रुप में लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज भी बढ़ रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है? जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ टाइटली होल्ड कर रहा है। अब उस इलेक्ट्रॉन को हमें रिलीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लेफ्ट राइट चलते हैं किसी पर्टिकुलर पीरियड में, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होती है। क्या होती है? आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेज। क्या होती है? इंक्रीज होती है। समझ रहे हो बच्चों कि अगर हम किसी पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, अक्रॉस द पीरियड चलते हैं, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होती है। समझ गए? ओके, अब आते हैं हम दूसरी चीज़ पे। दूसरा वेरिएशन किस में आता है? वेरिएशन इन द ग्रुप। किस में आता है वेरिएशन? ग्रुप में। ये तो है आपका पीरियड में। वेरिएशन इन द ग्रुप, इन ग्रुप। अब देखो ग्रुप में हम कहाँ चलते हैं? ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम चलते हैं। अब मैं एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। स्ट्रक्चर क्या? मैं कोई ग्रुप लिख रहा हूँ। जैसे मैं सपोज फर्स्ट ग्रुप लिख लेता हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। ठीक है? ठीक है बच्चों, ये हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप लिख लिया और ये ग्रुप आपका फर्स्ट ग्रुप एल्कली ग्रुप हो गया। आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है,
अब देखो लिथियम, लिथियम में कितनी होगी, लिथियम 21, ठीक है। सोडियम कितना हो जाएगा आपका 281, 2881, इस तरीके से रुबीडियम में आ जाएगा 2818 1, 8 2 10, 10 और 10 20 और 8 38 39 40, 8 2 10 और 9 36 18 नहीं आएगा यहाँ पे, तो चलो खैर कोई नहीं, 2881। इसी तरीके से रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम हम भर। हमें मेन चीज़ क्या देखनी है कि देखो नंबर ऑफ सेल कहाँ इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे कितनी सेल थी, यहाँ पे कितनी सेल थी 2, यहाँ पे कितनी होगी 3, यहाँ पे कितनी 4, यहाँ पे कितनी आएंगी 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। अब देखो मैं पहले लिथियम की ले रहा है, ये पहली सेल और ये लिथियम। सोडियम में एक और आ गई, पोटेशियम में एक और आ गई, रुबीडियम में एक और आ गई, सीजियम में एक और आ गई और फ्रेंसियम में एक और आ गई। अब ध्यान दो, हाँ हुआ क्या, सबके आउटरमोस्ट सेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक, इस तरीके से आता जाएगा। अब देखो हम देख क्या रहे हैं यहाँ, चलो एक एक इलेक्ट्रॉन ले लो। ये हो गया न्यूक्लियस, ये किसकी, ये लिथियम की रेडियस है। ये जो रेडियस है ये किसकी है, ये रेडियस है लिथियम की, ठीक है। इसके बाद हम ये रेडियस ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं हम, अलग अलग पता चल जाएगा हमें। ये ले लिया हमने, ये दूसरी रेडियस ये ले लिया हमने किसकी, ये आ गई तुम्हारी सोडियम की, फिर ये आ गई पोटेशियम की, ठीक है। फिर इसके बाद हम ले लेते हैं ये आ गई आपके रुबीडियम की, फिर ये आ गया आपकी सीजियम की, और फिर ये आ गया आपकी फ्रेंसियम की, ठीक है। बल्कि लिथियम की भी हम क्या करें, इधर ही ले लेते हैं ना। ये जो रेडियस है इसको हम यहीं ले लेते हैं, ये आ गई लिथियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ठीक है। अब देखो बच्चों, लिथियम की एटॉमिक रेडियस क्या है, सबसे कम है, देन सोडियम। अब ये देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ती गई वैसे वैसे क्या है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती गई, यानी साइज जैसे जैसे इंक्रीज हुआ, न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस भी क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। यानी न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता गया, दूर होता गया। जब न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो तब क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो सेल है ये क्या करेगी, पेनिट्रेशन दिखाएंगी। ये देखो ये सेल पेनिट्रेट करेंगी, देख रहे हो, सेल पेनिट्रेशन दिखाएंगी। तो जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, न्यूक्लियस के इफेक्टिव फोर्स को बहुत कम एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। और जब बहुत कम एक्सपीरियंस करेगा तो उसको अगर हमें वहाँ से रिमूव करना है तो हम उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा एनर्जी देंगे वो क्या हो जाएगा, इजीली रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पे क्या होता है, आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस। समझ गए बच्चों। तो ये आपकी आयनाइजेशन इंथैल्पी के वेरिएशंस है, किस किस कारण से कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड होते हैं
और किस तरीके से ये अफेक्ट करते हैं ये हमने यहाँ पे देखा। वेरिएशंस क्या आते हैं, अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, यानी एटम का साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो क्या होता है, डिस्टेंस इंक्रीज होती है, डिस्टेंस इंक्रीज होती है, साथ में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ सेल क्या करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाते हैं। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कम एक्सपीरियंस करता है न्यूक्लियस के इफेक्टिव चार्ज को, तो वहाँ से अगर हमें उसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो वो इजीली रिमूव हो जाता है। क्लियर, तो वहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। और अगर हम अक्रॉस द पीरियड चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो सेल हमारे पास एक ही है, इलेक्ट्रॉन उसी सेल में भर रहे हैं। तो जब उस सेल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे सेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन फिल होते हैं। तो प्रोटॉन के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है तो तब क्या होता है, वो न्यूक्लियस क्या करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, खींचता है चीज़ों को, स्ट्रिंग, जिससे कि एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। और अगर अब हमें वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसलिए ग्रुप में पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ढंग से पढ़िए, ढंग से समझिए, इसीलिए इन वीडियोज़ में हम ज़्यादा टाइम भी ले रहे हैं। नहीं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पिछले वीडियो में ही मैं इसको क्लियर कर देता, लेकिन नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर ये आपको पता है तो आप इजीली बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज़ें बहुत वैरी करती हैं। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आपको वेरिएशन इजीली पता चल जाती है कि यहाँ पे क्या होगा। तो इसलिए इनको ढंग से समझिए और ढंग से पढ़िए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको पता है। ओके बच्चों, ओके, टिल देन गुड बाय।